हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही अपडेट दिया था कि आज हमारे साइंस के एमसीक्यू आने वाले हैं, जिसमें हम ना ही एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे बल्कि आपका पूरा साइंस हम रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के साथ साथ। यानी एमसीक्यू के पीछे जो भी कंसेप्ट लगेगा उसको हम साथ साथ रिवाइज करेंगे, यानी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो सभी सब्जेक्ट्स का आपका इसमें रिवीजन होने वाला है। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल थॉरोली देखना है। इसमें ना कि जैसा कि मैंने बोला, इसमें ना कि खाली आपके एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे, बल्कि आपके सारे फिजिक्स से लेकर बायो तक इंक्लूडिंग केमिस्ट्री सभी के सभी कंसेप्ट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। सबका रिवीजन एक बार फिर से होगा। तो दैट मीन्स यू हैव टू वॉच दिस वीडियो थॉरोली, यानी एक भी सेकंड आपको इस वीडियो में मिस नहीं करना है। अगर ये वीडियो लंबा भी जाएगा तो आपको क्या करना है, जितना भी आप देखोगे बस पॉज करो वीडियो, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम फिर से आप वहीं से कंटिन्यू करो। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा से पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, इसको कंप्लीट देख लीजिएगा। ये आपके एग्जाम को बहुत इंप्रूव करेगा, आपके साइंस पेपर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। और इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूं। अभी तक हमने सभी गेस्ट पेपर्स अपलोड किए हुए हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, या इंग्लिश हो, या आपका जो हिस्ट्री हो, सोशल साइंस हो, यानी पूरा का पूरा, या फिर आपका जो ये हो, यानी जो ये आपका साइंस हो, सभी के सब्जेक्ट्स के लिए हमने गेस्ट पेपर्स अपलोड किए हुए हैं। और सारी एमसीक्यूज इसी पे आ जाएंगे, यानी सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू इसी चैनल पे आ जाएंगे। और अभी तक सोशल साइंस का एमसीक्यू आ गया है, अगर आपने अभी तक वो एमसीक्यूज नहीं देखे हैं तो अभी जाके आप वो भी देख लीजिएगा, उससे भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज इस और अभी तक अगर आपने इस 10th का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप, अभी जाके वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें काफ़ी सारे मेंबर्स है, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन पहले मिल जाए, हर कोई अपडेट पहले मिल जाए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, पूरा का पूरा जो भी आपका साइंस है उसका रिवीजन करेंगे इसी वन शॉट में। साथ ही साथ इसमें हम 150 प्लस एमसीक्यूज लेकर आए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यानी फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50 और बायो के 50, मोर देन 150 क्वेश्चंस होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने आंसर्स को हाइड किया हुआ है। पहले आप खुद से ट्राई करेंगे कि इसका क्या आंसर आ जाएगा, और लास्ट में आप मुझे कमेंट्स में अपना स्कोर बताएंगे। टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चन है, 150 में से आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर खुद से दिया, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। तो पहले हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। आप पहले इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा, मैं इसका ऑप्शन आपको दिखा देता हूं। तो जो आप हमारा प्लेन मिरर होता है, उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, उसकी जो फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो एट इन्फिनिटी है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर इज, यानी जो हमारे पास प्लेन मिरर होता है उसकी जो इमेज जो प्लेन मिरर की वजह से इमेज बनती है, तो उसका नेचर क्या होता है। क्या वो रियल एंड इरेक्टो होता है, क्या वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, क्या वो वर्चुअल इरेक्टो होता है, क्या वो वर्चुअल इन्वर्टेड होता है। तो आप खुद से इसको आंसर कर लीजिएगा, फिर मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर है दैट इज आंसर सी, यानी जो इमेज बन जाएगी विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फिजिक्स से लाइट का, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट अ कनकेव मिरर गिव्स अ रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। यानी ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट केस है, आपको अपने टीचर्स ने पढ़ाया होगा। जब हम लाइट में इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो वहां पे एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट केस आता है, जहां पे सेम साइज की इमेज बन जाती है और वो सेम पोजीशन पे होती है। तो वो कहाँ पे होती है, वो होती है एट सी। यानी इसका जो आंसर बन जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, यानी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर वो ऑब्जेक्ट होगा और उसकी इमेज भी वही वही पे बनती है। अ कनकेव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज रियल इन्वर्टेड और सेम साइज होती है और सेम डिस्टेंस भी होती है।
इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट द पावर ऑफ लेंस इज इफ द पावर ऑफ लेंस इज -40, इट इज फोकल लेंथ इज। तो आपने पढ़ा ही होगा पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। आप इसको खुद से कर लीजिएगा, पहले आप ट्राई कर लीजिए, साइड में वीडियो को पॉज कीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूं। तो आपके पास जो फॉर्मूला होती है P इज इक्वल टू 1/f, यानी पावर ऑफ लेंस जो होता है वो इनवर्स होता है किसका, फोकल लेंथ का। तो फोकल लेंथ भी किसकी इनवर्स बन जाएगी, पावर ऑफ लेंस की। तो आप इसका इनवर्स निकाल लीजिएगा, तो वो आपके पास आंसर कितना आ जाता है, आंसर आ जाता है सी, दैट इज 0.-25। आप साथ साथ इसको काउंट कर लीजिएगा कि आपका कितना स्कोर होगा, आप कितने क्वेश्चन खुद से ठीक कर पाओगे। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज a concave mirror gives virtual refracted and enlarged image of the object, but the image of smaller size than the object। यानी जो इमेज होगी वो स्मॉलर होगी, किससे, वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगी। तो उस टाइम कौन सा केस होगा, उस टाइम ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा। तो आप इसको खुद से कर लीजिएगा, अगर आपके माइंड सेट में वो होगा, वो बार ग्राफ जिसमें 6 केस होते हैं, फिर आपने उसको कर लिया होगा कि कब होता है, कब वर्चुअल इमेज होती है और कब एनलार्ज्ड होता है। तो इसका आंसर जो आपके पास आ जाएगा, दैट इज आंसर सी, यानी उस टाइम जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, दैट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे पास 150 क्वेश्चन आप स्कोर करके जाएगा, टोटल कितना स्कोर होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्टिव विच हैज हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड। यानी जिसका भी हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर। यानी इसका जो ऑप्शन आता है, दैट्स ऑप्शन नंबर बी, यानी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसका ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। साथ ही साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, द ऑप्टिकल फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। ये आपने पढ़ा ही होगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसकी वजह से होता है। द मेन कॉज ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जो है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, दैट द कॉन्वेक्स लेंस फोकस ए रियल पॉइंट साइज्ड इमेज एट फोकस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो इस टाइम ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो वो होगा एट इन्फिनिटी, यानी ये पहले केस का इनवर्स है। जब हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, पॉइंट साइज बनती है, लेकिन कहाँ पे, फोकस पे। लेकिन जब हम फोकस पे ही वो रखेंगे तो वो कहाँ पे बन जाएगी, तो वहां पे ऑब्जेक्ट किस कहाँ पे होगा, दैट इज एट इन्फिनिटी। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, दैट द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। ये सबको पता होगा आपका, क्या मीटर है, सेंटीमीटर है, या डायोप्टर है, या मीटर इनवर्स है। तो क्या होगा, आपको पता ही होगा, दैट इज डायोप्टर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, यहाँ पे जो भी जितनी भी क्वेश्चंस है, अगर आपको सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे, वहां पे मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, पीडीएफ शेयर करने में एक कंडीशन है। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4-5 क्वेश्चंस पूरे इन 150 में से, उनके आपको खुद से ही जवाब देने हैं। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, हिंट भी दूंगा। जो मुझे व्हाट्सएप पे उस उन क्वेश्चंस का आंसर देखा, खाली उसको पीडीएफ मिलेगा। क्योंकि आप फिर क्या करते हो, आप वीडियो को नहीं देखते हो, इसके पीछे इतनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए रिवीजन करते हैं, आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है जेके बॉस के लिए, फिर आप वीडियो नहीं देखते हो, जिसकी वजह से आप में कमजोरी रहती है। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को देखो, आपका सारा का सारा रिवाइज हो जाए, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वो आंसर्स दे देना, तो मैं आपको वहां पे वन सारी के सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ इज। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 20 होगा। तो ये आपको पता ही है कि फोकल लेंथ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास 20 है तो फोकल लेंथ कितना होगा, दैट इज द 10 सेंटीमीटर। तो ये इस पे कितना ऑप्शन होगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट द इमेज फॉर्मेड बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज। यानी जो ह्यूमन आई की वजह से इमेज बनती है वो क्या होती है, क्या वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इरेक्ट होती है। क्या लगता है आपको, अभी मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन दिखाता हूं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपने सुना ही होगा कि हमारी जो ह्यूमन आई होती है वो इन्वर्टेड इमेज बनाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, दैट द चेंज
इन फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज्ड ड्यू टू, यानी फोकल लेंथ में चेंज किसकी वजह से आती है, यानी हमने देखा होगा ह्यूमन आई में वहाँ पे कुछ उसके कंपोनेंट जैसे लाइक सीरियली मसल्स, प्यूपिल, कॉर्ना या आइरिस, इनमें से किसकी फंक्शन होती है फोकल लेंथ को चेंज करने की, जिसको हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बोलते हैं, दैट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन। वो होता है ड्यू टू द सिलेरी मसल्स। इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है वो है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट नॉर्मल विजन इज। ये आपने मतलब काफी बार सुना होगा कि कितना होता है वो, क्या वो 25 मीटर होता है, 25 आपने 25 सुना होगा, क्या वो 25 मीटर हो या 25 सेंटीमीटर होता है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ह्यूमन आई इज। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं अगर आपको नहीं पता होगा। परसिस्टेंस का मतलब होता है कि आप एक सेकंड में कितनी सारी इमेजेस देख सकते हो, यानी आपके फोन में जो पिक्सल्स होते हैं वैसे ही हमारी आई भी काम करती है। तो एक सेकंड में आप कितनी डिफरेंशिएट करते हो, दैट इज दी 1/16 ऑफ सेकंड, यानी आप एक सेकंड में 16 इमेज कंटिन्यूअसली देख सकते हो। अगर आपके पास 17 होगी फिर आपको वो कंटिन्यूअसली दिख जाएगा। जस्ट लाइक जो हमारे पास मोबाइल फोन में वीडियो होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो एक्चुअली इमेजेस होती है, बहुत सारी इमेजेस रन करती है, लेकिन वो इमेजेस मोर देन परसिस्टेंस ऑफ विजन मूव करती है, यानी 16 से ज्यादा एक सेकंड में अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 इमेजेस मूव करती है। दैट्स वाई हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, हमें वो डायरेक्टली एक वीडियो लगता है। इसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो इसका ऑप्शन जो होगा दैट इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज 1/16 ऑफ ए सेकेंड। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है दैट द लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट ऑन रेटिना एंड इज सेंसिटिव टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी ऐसी कौन सी सेंसिटिव सेल होती है हमारी रेटिना में जो सेंसिटिव होती है किसके थ्रू, किसके इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए, तो उनको हम बोलते हैं बोथ, नहीं सॉरी, उनके हम बोलते हैं रॉड्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द फिनोमिना ऑफ लाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। तो हमारी कौन सा फिनोमिना होता है हमारी आंख को काम करने के लिए, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द रिफ्रैक्शन। क्योंकि हमारी आंख जो होती है उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होती है, रिफ्रैक्शन होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, which color which of the following colors is least scattered by fog, dust of smoke। आपने ये सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, कौन सा कलर लीस्ट स्कैटर्ड होता है, यानी मतलब हम कौन सा कलर ज्यादा यूज करते हैं फॉग या डस्ट ऑफ स्मोक में से। इसको आपको कौन सा कंसेप्ट लग जाएगा, ये एक्चुअली ह्यूमन का क्वेश्चन है तो आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्वेश्चन यहाँ पे लग जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन होगा, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज दी ऑप्शन नंबर सी, रेड। यानी रेड की जो हमारे पास लीस्ट स्कैटर्ड होता है बाय फॉग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट्स क्वेश्चन नंबर 18, द कलर्ड लाइट दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। कौन सा कलर ऐसा होता है जो ज्यादा रिफ्रैक्ट होता है, आपके पास 7 कलर्स होते हैं VIB GY और, यानी विबग्योर में से कौन सा ज्यादा रिफ्रैक्ट होता है जब वो प्रिज्म में से रिफ्रैक्ट होता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, जो पहला होता है वी यानी सॉरी वायलेट, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय, यानी हमारे आई में कितनी लाइट जाती है उस अमाउंट को कौन कंट्रोल करता है, ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है हमारी आई में जिसकी वजह से ये कंट्रोल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द प्यूपिल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, द पार्ट ऑफ आईज refracts light entering the eye from external objects, यानी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की जब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो कौन सा पार्ट वहां पे हमारा आई का काम करता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द कॉर्निया। इसके बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी शुरू होती है, यानी जो आपका थर्ड चैप्टर है फिजिक्स का, विच ऑफ द गिवन इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर पी, दैट इज द एम्पियर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक प्रेस इफ अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन 10 मिनट्स इज 300 कूलम। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, यहाँ पे आपको करंट निकालना है, तो आप इसको कर लीजिएगा, रफ पे कर लीजिएगा। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर दिखाता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 0.5 एम्पियर। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 23, when electric current
इज पास्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम। तो जब हम किसी कंडक्टर में किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं? क्या वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाते हैं, या लो से हाई पोटेंशियल जाते हैं? क्या वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाते हैं, या फिर अगेन इट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन होगा, द हिंड्रेंस प्रेजेंस presented by material of conductor to the smooth passing current is known है। यानी रुकावट किस वजह से पैदा होती है? जो रुकावट एक मटेरियल में पैदा होती है इलेक्ट्रिक करंट को रुकाने की, मतलब कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है एक कंडक्टर की, जो या किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को रुकाता है, उसको हम बोलते हैं, उस हिंड्रेंस को हम बोलते हैं, दैट इज द कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द रेजिस्टेंस। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, ये भी एक न्यूमेरिकल है। एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम व्हेन दिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कनेक्टेड टू 30 वोल्ट सप्लाई लाइन, द करंट पासिंग थ्रू इट विल बी। यानी कितना करंट उस टाइम फ्लो होगा, आप इसको कर लीजिएगा रफ पे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 9.2 एम्पियर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 27 है दैट इज, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ। यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किसका बना हुआ होता है? आपने अपने टीचर से पढ़ा होगा, दैट इज दी ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम। इसके बाद जो हमारे पास एक और ग्राफिकल क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा खुद से ट्राई। मैं आपको इसका ऑप्शन भी दिखाता हूं, लेकिन आप मुझे इसका क्वेश्चन आंसर बता देना, मैं आपको ये समझाता हूं। द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज द ग्राफ बेस्ट शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। यानी अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यानी हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या उसकी रेजिस्टेंस कम होगी या बढ़ जाएगी? आपने ये पढ़ा होगा, द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्टली रिलेशन ग्राफ है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जितनी बढ़ जाती है उतना टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उतनी हमारे पास रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है, दैट इज दी, ए फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन विच वायर। यानी फ्यूज हम किस में इंसर्ट करते हैं, किस वाली वायर में हम फ्यूज इंसर्ट करते हैं? आपने पढ़ा होगा ये, ए लाइव वायर, इन ए न्यूट्रल वायर, इन अर्थ वायर, मे बी कनेक्टेड टू एनी लाइन। आप इसका आंसर खुद से गेस कर लीजिएगा, दैट इज द लाइव वायर। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर्स इज। यानी हमारे पास जो इंसुलेटर्स होते हैं जो करंट को पास नहीं होने देते हैं, उनकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वो कितना अपोज करेगा करंट को। यानी जितना भी फ्लोइंग करंट होगा, अ, जो रेजिस्टेंस होती है, कितना वो अपोजिशन करेगा, कितना वो उस करंट को रुकाएगा, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर्स में टोटल करंट फ्लो ही नहीं होता है, दैट मींस इनकी जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी इनफिनाइटली हाई, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इनकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होती है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, आपने पढ़ा होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यानी कितना एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा, उस रेट को हम बोलते हैं, उस रेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दैट इज द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर सेकेंड, पर टाइम, या हम बोल सकते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ एनी गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स ऑन। आपने वहां पे पढ़ा होगा, रो इज इक्वल टू एल बाई ए, दैट रो एल बाई, सॉरी, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो वहां पे हम बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ना वो लेंथ पे डिपेंड करता है, ना वो शेप पे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 32, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज। दैट इज द, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं एमीमीटर, क्योंकि इसका एसआई यूनिट भी क्या होता है? एम्पियर। इसके बाद हमारे पास एक और ग्राफिकल क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको समझाता हूं, तो आप इसको समझ लीजिएगा। द रेजिस्टेंस
whose VI graph is given by। ये ओहम्स लॉ पे ये क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ इसको क्या करना है। हमारे पास ओहम्स लॉ है दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हमें बताना होगा R किसके बराबर होता है, R बराबर होता है V बाई I। तो वो किसके बराबर होगा, अगर हम पहला देखेंगे दैट इज 3/5। तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यानी जो हमारे पास आर आता है बराबर, आर बराबर आता है V बाई आई। अगर आप यहां से देखोगे दैट इज V बाई आई, दैट इज 3/5 या 6/10 या 9/15। हर किसी का आंसर 3/5 ही आ जाएगा कैंसिलेशन के बाद, क्योंकि अगर आप 6/10 भी लोगे वो भी कितना आ जाएगा, 3/5। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। ये किस पे ये क्वेश्चन था, दैट इज बेस्ड ऑन दी ओहम्स लॉ। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 34। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। इसको हम एक और नाम बोलते हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को, दैट इज दी वोल्टेज। तो वोल्टेज का यूनिट ऐसा यूनिट आपको पता ही होगा, दैट इज दी वोल्ट। तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज। तो हमें पता ही होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो कि हमारे पास डायरेक्टली ओम्स लॉ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट शुड बी द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, दैट इज सॉफ्ट आयरन। ये इजी क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई मैंने ये हाइड नहीं किया। इसको आप काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो होता है जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट का कोर होता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज हु हैज स्टेटेड द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल किसने दिया था, दैट इज द मैक्सवेल। इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। और फ्लेमिंग ने कौन सा दिया था, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। उसने वो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल दिया था, दैट इज बेस्ड ऑन द मिडल फिंगर एंड फोर फिंगर एंड थंब। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस द स्विच आर पुट इन। स्विचेस किस में पुट किए जाते हैं, तो सभी में पुट किए जाते हैं वैसे। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लेंगे, न्यूट्रल वायर में हम स्विच को पुट करते हैं। आप इसको आई थिंक ऑल ऑफ द अबव भी लिख सकते हो, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा दैट इज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, इसका जो आंसर होगा दैट इज न्यूट्रल वायर। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है दैट इज व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। यानी कौन सा डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गैल्वेनोमीटर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 40 है दैट विच डिवाइस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, दैट इज आपको पता ही होगा, आपने सुना भी होगा, दैट इज द जनरेटर। आपने यूज भी किया होगा, जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है इनमें से जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी EMI से क्या मुराद है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बॉडी, ये तो नहीं है। द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल। आप इसको गेस कर लीजिएगा, आपने पढ़ा होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है दैट व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट हैपेंस टू द करंट इन शॉर्ट सर्किट। करंट के साथ क्या होता है जब एक शॉर्ट सर्किट होता है, उस टाइम क्या होता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इंक्रीजेस हैवीली। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है दैट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज टू प्रिवेंट। यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज किसके लिए यूज किया जाता है, हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या वो शॉर्ट सर्किट के लिए यूज किया जाता है या फिर वो ओवरलोड के लिए यूज किया जाता है। तो क्या आपने पढ़ा है, आप उसको याद कर लीजिए कि किसके लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज होता है। दैट मीन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज टू प्रिवेंट both as well as short circuit and overload, that is option number सी, बोथ ए एंड बी। यानी शॉर्ट सर्किट को भी प्रिवेंट करता है और ओवरलोड को भी प्रिवेंट करता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द गिवन इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो मैग्नेट की जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्रास। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 है दैट ओवरलोडिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ। ओवरलोडिंग किसकी वजह से होती है, ऑफ कनेक्टिंग मनी अप्लायंसेस टू सिंगल सॉकेट, शॉर्ट सर्किट्स ऑफ हाइकिंग इन वोल्टेज,
हाइक इन सप्लाई ऑफ वोल्टेज, यानी जितनी हम वोल्टेज सप्लाई को हाई करेंगे, जितना हम उसको बढ़ाएंगे, तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, एनी ऑफ दीज। किसी भी वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से भी ओवरलोडिंग होगी, वोल्टेज हाई करने से भी शॉर्ट सर्किट ये हो सकता है, ओवरलोडिंग हो सकता है, या हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को कनेक्ट करेंगे सिंगल सॉकेट पे, उससे भी क्या होगा, ओवरलोडिंग होगी। The most suitable material for making the core of electromagnet is, इनमें से कौन सा most suitable material ऐसा है जिसको हम यूज करते हैं for making and core of electromagnet, इसको जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर बनाने के लिए, that is the option number सी, सॉफ्ट आयरन, जो कि मैंने इससे पहले भी आपसे डिस्कस किया। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। when a, when a straight conductor is when a straight conductor is carrying current, तो उस टाइम क्या होगा, जब एक स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो होता होगा, देयर आर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट, देयर आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द कंडक्टर, देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नन ऑफ दीज। यानी जब एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, आपने ये पढ़ा होगा, उस टाइम क्या होता है, सर्कुलर लाइंस होती है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या हम आपने उस टाइम पढ़ा भी होगा, उस टाइम क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म होती है। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, देयर आर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैरीज करंट, तो उस टाइम क्या होगा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, या तो हम उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इसके बाद जो हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 48, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आपने पढ़ी होगी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसमें से आपने ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी अच्छे से, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, तो वहां पे एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट्स ड्रा हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है, यानी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, या एक पॉइंट पे दो टेंजेंट्स पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद एक और ग्राफिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। ए स्टूडेंट लर्न्स दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अराउंड अ बार मैग्नेट इज different at very point, which diagram shows the correct magnetic field lines around the bar magnet। यानी आपने पढ़ा होगा, क्या वो नॉर्थ से साउथ होता है, या वो साउथ से नॉर्थ होता है, तो आपको इसको अच्छे से देख लेना होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49, पहला ये वाला क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर बता देना। इसका जो आंसर है वो यहाँ पे है मौजूद, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको आप छोड़ दीजिए, मैं आगे वाला क्वेश्चन बताता हूँ आपको, किसका आंसर मुझे आपको व्हाट्सएप पे देना है, तभी आपको पीडीएफ मिलेगा। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है फिजिक्स पोर्शन में, दैट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यानी जो हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगी, अभी जो हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इसके कंपैरेबल है, ये वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन, जब एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, द फील्ड लाइंस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, the field consists of straight lines parallel to wire, the field consists of radial lines, the field consists of concentric circles centered on the wire। जो कि मैंने अभी बोला, जब भी एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करती है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये अभी तक 50 क्वेश्चन थे हमारे फिजिक्स के लिए। अब हम दूसरा सेक्शन स्टार्ट करेंगे, दैट इज द सेक्शन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर पहला जो होगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 51, और केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन होगा द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर। जब हम मैग्नीशियम को एयर के साथ, यानी Mg+O2, इस रिएक्शन को हम क्या रिएक्शन नाम देते हैं, इस टाइम क्या होता है, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी इस टाइम हीट रिलीज होती है जब हम मैग्नीशियम को एयर में रिलीज करते हैं। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है दैट इज मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। तो मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग, यानी जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो हम बर्निंग से पहले, यानी जलाने से पहले रब करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स कोटिंग ऑफ। इसके ऊपर कौन सी कोटिंग होती है, दैट इज द ऑप्शन नंबर
ए बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसमें जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास केमिस्ट्री में, एंड क्वेश्चन नंबर 53 इन टोटल, व्हाट केमिकल्स आर यूज्ड इन फायरवर्क्स? फायरवर्क्स में हमारे पास कौन से केमिकल्स यूज होते हैं? दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी बेरियम क्लोराइड भी यूज होता है, कैल्शियम क्लोराइड भी यूज होता है, एंड कॉपर क्लोराइड भी यूज होता है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन होता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 54, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इन केमिस्ट्री, द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज, यानी लेड सल्फेट की फार्मूला क्या होती है ये आपको बतानी है। दैट इज द पीबी SO4, यानी पीबी जो होती है दैट इज द सिंबल ऑफ लेड, एंड SO4 मीन्स सल्फेट, एंड टोटल जो हमारे पास आंसर बन जाएगा दैट इज PbSO4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर द ऐश इज फॉर्मड इज, यानी जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं एयर में तो उस टाइम जो ऐश होता है वो किस कलर का होता है? दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द व्हाइट, यानी उस टाइम जो ऐश होता है वो व्हाइट कलर का होता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 56, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस को समझ के इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। Which information is not conveyed by a balanced chemical equation? Physical states of reactants and products, symbols and formulae of all substances involved in particular reaction, number of atoms or molecules of reactants and products formed, whether a particular reaction is actually feasible or not. इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है दैट इज whether a particular reaction is actually feasible or not. इसके बाद जो हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इस ये वाला क्वेश्चन है, इस साल इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कौन सा होता है? दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमने अभी भी डिस्कस किया, दैट इज द व्हाइट। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 इन केमिस्ट्री, केमिकली रस्ट इज, जो हमारे पास रस्ट होता है केमिकली वो क्या होता है? तो केमिकली वो होता है दैट इज द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि उसमें जब रस्टिंग होती है तो वो क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है वो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, सॉरी स्लाइड नंबर 65 बट क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को किस में पास करवाते हैं? लाइम वाटर में, तो उस टाइम क्या होता है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर। तो यहाँ पे आपको लाइम की जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लाइम वाटर टर्न्स टू मिल्की। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज दी बोथ CO2 एंड H2 गैसेस आर, यानी जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन गैस होता है, दोनों क्या होते हैं? क्या वो हैवियर देन एयर होते हैं, कलरलेस होते हैं, या एसिडिक इन नेचर होते हैं, या फिर सॉल्युबल इन वाटर होते हैं? तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? दैट इज जो बोथ जो है दैट इज कलरलेस, यानी हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ कलरलेस होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास, एंड क्वेश्चन नंबर 11 इन केमिस्ट्री, व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन ड्राई टेस्ट ट्यूब, तो इस टाइम क्या होगा? क्रिस्टल्स फॉर्म इमीडिएटली मेल्ट, a brown residue is left, white fumes appear in tube, a yellow residue in left। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ए ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 होगा दैट इज द which of the following gases can be used for storage of fresh samples of oil for a long time, यानी इनमें से ऐसा कौन सा गैस है जिसको हम यूज करते हैं स्टोरेज, जिसको हम यूज करते हैं स्टोर करने के लिए फ्रेश सैंपल्स ऑफ ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी जो भी हमारे पास ऑयल सैंपल्स होते हैं उसको जब हम स्टोर करते हैं तो उस टाइम कौन सा गैस हम यूज करते हैं इसमें से? तो ये आपने पढ़ा होगा जो कि आपका चैप्टर है लास्ट में, ये है पहले चैप्टर के लास्ट में ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला लास्ट टॉपिक है, हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग। इसको आप रस्टिंग या करोजन हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, वहां पे ये एक टॉपिक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो कौन सा गैस हम यूज करते हैं? यूजुअली नाइट्रोजन और हीलियम। ऑक्सीजन तो नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन में ऑक्सीजन 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 है, तो यहाँ पे भी आप हिंट कर सकते हो ऑक्सीजन नहीं होगा तो कौन सा होगा? डायरेक्टली नाइट्रोजन एंड हीलियम।
इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 63 है दैट इन राइटिंग केमिकल इक्वेशंस द इंक्लूजन ऑफ स्टेट सिंबल शैल बी डन करेक्ट केमिकल formula of reactants and products are written. The equation is being balanced to fulfill the law of conservation of mass. The equation has been balanced. The chemical formula of product and reactants have been changed to bring about क्विकली बैलेंसिंग. इसका जो डायरेक्ट जो आंसर होगा दैट इज द इक्वेशन हैज बीन बैलेंस्ड. इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट इज द क्वेश्चन नंबर 64. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक. इनमें से कौन सा एसिडिक होगा. इनमें से कौन सा एसिडिक होगा. क्या लेमन जूस एसिडिक होगा, टोमेटोज एसिडिक होंगे या मिल्क एसिडिक होंगे. क्या ये सारे के सारे एसिडिक होंगे. तो कौन सा एसिडिक होगा दैट इज दी ऑल. यानी लिमिक सॉरी मिल्क टोमेटोज एंड लेमन जूस तीनों के तीनों एसिडिक होंगे. इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज विच वन ऑफ द गिवन इज मिनरल एसिड. इनमें से कौन सा मिनरल एसिड है. क्या लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आप खुद से गैस कर लीजिए. ये रहा इसका आंसर दैट इज द लैक्टिक एसिड. Question number 66 and the question number 16 in chemistry. Which of the following will turn red litmus below. यानी जब आपने लिटमस टेस्ट पढ़ा होगा तो कौन कब टर्न होता है यानी will turn red litmus to blue. यानी इनमें से किसका जो है टर्न होगा रेड लिटमस टू ब्लू. तो कौन सा होगा इसमें से दैट इज द ऑप्शन नंबर बी बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. इसका जो आंसर होगा दैट इज दी ऑप्शन नंबर बी बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 67. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड. इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है. दैट इज दी साइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बोथ 1 and 3. यानी साइट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड. कौन सा इसमें डायरेक्ट ऑप्शन होगा इसके जो ऑर्गेनिक एसिड्स है दैट इज द ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ 1 and 3. यानी कौन कौन सा साइट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड बोथ क्या होते हैं दैट इज द ऑर्गेनिक एसिड्स. इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न टू ब्लू लिटमस रेड. तो कौन सा होगा इसमें से. इसका जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर विनेगर. यानी ऑप्शन नंबर ए दैट इज द विनेगर इसमें से होगा. इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. इनमें से आप इसको पढ़ लीजिएगा. मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ. आप इसको पढ़ लीजिएगा. आप इसको खुद से आंसर करने की ट्राई कीजिएगा. Which one of the following is incorrect? Acids turn blue, litmus paper red, aqueous solution of acids conduct electricity. इनमें से incorrect आपको देखना है. Acids react with certain metals to form hydrogen gas. None of these. तो इसको जो ऑप्शन होगा दैट इज aqueous solutions of acids conduct electricity. तो इसमें तो जो हमारे पास aqueous solutions होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं. दैट इज द ऑप्शन नंबर बी जो कि इनकरेक्ट है. इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मिथाइल ऑरेंज इज. मिथाइल ऑरेंज हम किसको बोलते हैं. आप इसको खुद से ट्राई कर लीजिए. दैट इज पिंक इन एसिडिक मीडियम, येलो इन बेसिक मीडियम, येलो इन एसिडिक मीडियम, पिंक इन बेसिक मीडियम, कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, पिंक इन बेसिक मीडियम, पिंक इन एसिडिक मीडियम, कलरलेस इन बेसिक मीडियम. आपने ये पढ़ा होगा. तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए पिंक इन एसिडिक मीडियम, येलो इन बेसिक मीडियम. इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 इन केमिस्ट्री एंड क्वेश्चन नंबर 70 इन ओवरऑल. Which one of the following acids is used to treatment of bone marrow and scurvy disease? इनमें से कौन सा एसिड यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ bone marrow and scurvy disease. That is acetic acid, hydrochloric acid, ascorbic acid and nitric acid. That the answer will be C option, that is ascorbic acid. ये आपने बायो में भी पढ़ा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दैट इज क्वेश्चन नंबर 72. लाइम वाटर को हम क्या बोलते हैं. लाइम वाटर क्या होता है दैट इज द ऑप्शन नंबर CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. उसको उसी को हम बोलते हैं क्या लाइम वाटर. एसिड प्रेजेंट इन एप्पल. यह आपने काफी बार सुना होगा. अगर आप यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस भी देखते होंगे वहां पे भी ये आपने सुना होगा. एसिड प्रेजेंट इन एप्पल यानी एप्पल में ऐसा कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी यानी मैलिक एसिड. इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 74. द नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनामल इज. यानी जो टूथ एनामल में कैल्शियम
फॉस्फेट प्रेजेंट होता है उसका नेचर क्या होता है। द नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल इज, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द बेसिक। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 75। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द गिवन इज हाइड्रिक हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड इसमें से कौन सा है, दैट इज द ऑप्शन नंबर BH2SO4। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट इज द आइसोमेरिक पेयर इज, इनमें से आपको इन कंपाउंड्स को, आप एक काम करो इस वीडियो को अभी पॉज करो और सभी का सभी स्ट्रक्चर ड्रा करो, इथेन प्रोपेन, प्रोपेन ब्यूटेन, इथेन इथेन और ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन, आप सभी का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करो और चेक करो कि इनमें से कौन सा आइसोमेरिक पेयर है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, अगर आई थिंक मैं मान के चलता हूं कि आपने इसको कर लिया होगा, इथेन और प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रा किया होगा, ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन का भी स्ट्रक्चर आपने ड्रा किया होगा, तो आपको वहां से सीधे दिख रहा होगा कि आइसोमेरिक कौन से है, आइसोमेरिक पेयर दैट इज ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड, इनमें से हम कौन सा यूज करते हैं टू ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड, यानी हम किस कैसे इसमें से इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में यानी अल्कोहल को हम किस वजह से, किसके हेल्प से हम अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करते हैं, इथेनॉइक एसिड। ये आपको क्वेश्चन भी आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, और इसको इसमें आपको ये करना होता है प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल एंड प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉइक एसिड, ये मैंने गेस्ट पेपर में इंपॉर्टेंट भी दिया था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव, सभी के सभी हम यूज करते हैं, K2Cr2O7 भी यूज करते हैं, H2SO4 भी यूज करते हैं, या पोटेशियम परमैंगनेट भी यूज करते हैं, दैट इज KMnO4। KMnO4 का हम बोलते हैं क्या, पोटेशियम परमैंगनेट। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच इज डिनेचुरेटेड स्पिरिट, इसमें से कौन सा डिनेचुरेटेड स्पिरिट, दैट इथेनॉल एंड मिथेनॉल 5%, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द आइसोमेरिक पेयर इज, इनमें से कौन सा आइसोमेरिक पेयर है, अभी का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दैट इज कौन सा है, ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। आई होप कि आप साथ साथ काउंट कर रहे होंगे कि आपके खुद से कितने ठीक हो रहे हैं, और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में साथ साथ बता देना कि आउट ऑफ 150 आपने कितने किए खुद के माइंड से। द बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप इज, आपने पढ़ा होगा मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिजिंग या क्लीनिजिंग ऑफ एक्शन ऑफ सोप, तो कौन सा होता है उसका बाई प्रोडक्ट, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ग्लाइसरॉल। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और मोस्टली soluble in water or formed between atoms of metals and non-metals or formed by the sharing of electrons in the bonding of atoms। आपको पता है इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और ये सॉल्युबल नहीं, सॉल्युबल ज्यादातर नहीं होते वाटर में, और जो बॉन्ड्स या जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड्स। लेकिन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स की डेफिनेशन क्या होगी, दैट आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग एटम्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेगर सोल्यूशन क्या होता है, इसमें से कितना क्या होता है, दैट इज 30 to 40% एसिड इन अल्कोहल, 5 to 8% एसिडिक एसिड इन अल्कोहल, 5 to 8% एसिडिक एसिड इन वाटर, 15 to 20% एसिडिक एसिड इन वाटर। खुद से ट्राई कर लीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूं। इसका जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, 5 to 8% एसिडिक एसिड इन वाटर, जो हमारे पास विनेगर होता है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83 होता है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द डिनेचुरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, कौन सा इसमें हम यूज करते हैं, दैट इज हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल, पायरिडीन या कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द डिनेचुरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दैट इज ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 85, कार्बन exists in the atmosphere in the form of, यानी कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा होगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड।
इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 होगा, दैट ए मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया। इसी क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे व्हाट्सएप पे देना है, तभी आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। यही वो क्वेश्चन है। ए मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया हैज, यही पे मैं बताता हूँ आपको, जो नाइट्रोजन होता है वो ट्राइवेलेंट होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो मोनोवेलेंट होता है। तो इसमें क्या होंगे, ओनली सिंगल बॉन्ड्स होंगे, ओनली डबल बॉन्ड्स होंगे, ओनली ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, या टू डबल बॉन्ड्स एंड वन सिंगल बॉन्ड। यानी जब NH3 बनता है तो उस टाइम कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, तो आपको पता होता है कि हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होता है, तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा। आप मुझे इसका आंसर व्हाट्सएप पर बता देना। यही इसकी हिंट है कि हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, तो इसमें कौन से बॉन्ड्स पाए जाएंगे। इसका आंसर आप मुझे जरूर बता देना। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोस हाइड्रोकार्बन्स जिनमें खाली सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और जो अनसैचुरेटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें से डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आपको पता होता है एन एन एन, ये हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, दैट इज ब्यूटेन, प्रोपेन एंड डेकेन। ये क्या होंगे, सैचुरेटेड होंगे। और जो यहाँ पे एसिटाइलिन होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है, ENE, ये कब हम यूज करते हैं, ENE ये हम यूज करते हैं जब हमारे पास डबल बॉन्ड्स होंगे। तो ENE कब यूज होगा, जब हमारे डबल बॉन्ड होंगे। तो ये क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज एसिटाइलिन, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दैट इज हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल में कितने कार्बन एटम्स होते हैं। तो मिथ इथ, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कितने कार्बन एटम्स होंगे। मिथ इथ, इथ कब हम यूज करते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास दो होते हैं। मिथ 1 के लिए होता है और इथ 2 के लिए होता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एनोड is sorry, which one of the following is present in the anode mud during the electrolytic refining of copper। यानी जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं कॉपर की, उस टाइम जो है कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है एनोड मड पे, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द आयरन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 90 एंड क्वेश्चन नंबर 40 इन केमिस्ट्री, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स। इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेटल्स जनरली शो नहीं करते। तो मेटल्स में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सोनरस इन नेचर, डलनेस एंड डक्टिलिटी, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, डलनेस। डक्टाइल भी होते हैं, सोनरस भी होते हैं, और इलेक्ट्रिक कंडक्शन भी, यानी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव भी होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब यही है। क्वेश्चन नंबर 91, an element reacts with oxygen to give a compound with high melting point, the compound is soluble in water, the element is likely, तो क्या कौन सा एलिमेंट होगा, दैट इज द आयरन, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 92, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इन इनटू थिन वायर इज नोन एज, यानी जब हम एक मटेरियल को वायर्स में चेंज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या हम उसको डक्टिलिटी बोलते हैं, क्या हम उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं, क्या हम उसको सोनोरिटी या कंडक्टिविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज दी ductility। When the metals are drawn into sheets are called malleability, and when the metals are drawn into wires या converted into wires are called ductility। और इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 होगा, दैट इज एन alloy of Zn and Cu, यानी an alloy of zinc and copper is dissolved in dilute hydrochloric acid, hydrogen gas is involved in this evolution of gas। तो इस टाइम क्या होगा, जब हम जिंक और कॉपर को डिसॉल्व करते हैं किसमें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। इन दिस एवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होगा, ओनली जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कौन सी रिएक्शन यहाँ पे होगी, तो आप इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा, दैट इज ओनली जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 94, ए ग्रीनिश कोटिंग डेवलप्स ऑन कॉपर यूटेंसिल्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, यानी एक ग्रीनिश कोटिंग डेवलप होती है कॉपर यूटेंसिल्स पे, वो किसकी वजह से होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द CuCO3, यानी कॉपर कार्बोनेट की वजह से उसमें ग्रीनिश कोटिंग होती है, किन में से, कॉपर यूटेंसिल्स में। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 95, which one of the following, which one of the given metals does not react with cold as well as hot water। इनमें से ऐसा कौन मेटल है जो दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ना वो कोल्ड के साथ रिएक्ट करता, ना वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम।
ना ही कोल्ड ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ्स क्रस्ट इज, कौन सा इसमें से सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल हमारे पास अर्थ में है, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट सॉरी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द सिलिकॉन आयरन। और सिलिकॉन हमारे पास सबसे ज्यादा होता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ आयरन would be obtained on prolonged reaction of iron with steam, that is the option number सी Fe3O4। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन कब होती है, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑर्डिनरी एंड डिस्टिल्ड वाटर। इसके बाद हम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99 है, एंड क्वेश्चन नंबर 49 इन केमिस्ट्री, द ब्रोंज मेडल्स आर मेड अप ऑफ, यानी जो हमारे पास ब्रोंज मेडल्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ डी, सी एंड डी, यानी डी, सी एंड सॉरी, इट इज एक्चुअली ऑप्शन नंबर ऑप्शन, इसको मैं आपको कमेंट्स में करेक्ट आंसर बताता हूँ। एक्चुअली इसका आंसर डी है, दैट इज सी यू जेड एंड टीन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस केमिस्ट्री सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 50 एंड क्वेश्चन नंबर 100 इन ओवरऑल। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक on prolonged exposure to air, this is due to the formation of, that is the option number Ag2s। this is the last question in chemistry। अब हम किस सेक्शन की ओर चलते हैं, दैट इज द सेक्शन बायोलॉजी। तो बायोलॉजी हम पहला क्वेश्चन देखेंगे लाइफ प्रोसेस का, दैट द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस यूज्ड फॉर, यानी जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, तो वो यूज होता है, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, तो वो यूज होता है फोटोसिंथेसिस में। लेकिन फोटोसिंथेसिस में वो किस काम के लिए यूज होता है, क्या वो एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट के लिए यूज होता है, ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है, क्या इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, या फिर रिड्यूसिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो आंसर होगा दैट इज एब्जॉर्बिंग लाइट, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102 है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इन बायो, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम यूज होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, दैट इज आप अच्छे से जानते होंगे, दैट इज पेप्सिन या पेप्सिनोजेन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स, इनमें से कौन सा एनर्जी फूड्स है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल साल्ट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड वाटर एंड रफेज, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। एंड इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 104, इन विच ऑफ द फॉलो इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जिनमें फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन होता है आउटसाइड द बॉडी, यानी आउटसाइड द बॉडी उनमें जो फूड का ब्रेक डाउन होता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है इन बायो, एंड 105 इन ओवरऑल, प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू, यानी प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं आफ्टर डाइजेशन, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, एमाइनो एसिड्स। यानी प्रोटीन्स किस में डाइजेस्ट होते हैं, प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन, प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं आफ्टर डाइजेशन, दैट इज द एमाइनो एसिड्स, यानी प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू एमाइनो एसिड्स आफ्टर द डाइजेशन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट वियर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन जब होता है, तो रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ऐसा कौन सा पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, सभी जानते हो आप, दैट इज द एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 107 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इन बायो, in which mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organism without killing, तो कौन सा होता है, दैट इज आपको पता ही होगा, दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, यानी वो दूसरी बॉडी पे अपना जो ग़िज़ा है हासिल करता है, अपना फूड हासिल करता है, उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक। कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, यानी कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट्स में होते हैं वो किस में स्टोर होते हैं, वो स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स। एंड इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 110, द बैक फ्लो ऑफ फूड, द बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट इज प्रिवेंटेड बाय द valves इन हार्ट। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन हार्ट डिलीट है, दैट्स व्हाई
मैंने इसको ऐसे स्किप किया। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगाई, फंगाई में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, आपको अच्छे से आना चाहिए। दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑटोट्रॉफिस इज इनकरेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसको आप पॉज करके खुद से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि इससे हम क्या नॉलेज हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, यानी मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस एक्चुअली कहाँ पे होती है, उनकी मेन साइट क्या होती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होते हैं, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 114, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय द इंटेस्टाइनल जूस। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ। Roots of plants absorb water from soil through the process of, यानी रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, यानी रूट्स कहाँ से अपना ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, तो वो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, आपको पता ही होता है जब वाटर फ्लो करता है फ्रॉम फ्रॉम डिफरेंट या वेरियस या वेरिइंग सॉरी, जब वाटर फ्लो होता है फ्रॉम वेरिइंग कंसेंट्रेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं वाटर के टाइम, दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। अगर यही प्रोसेस केस में होगा गैस में होगा, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड, यानी जब अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो उस टाइम उस मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज जियोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब होता है जब उसको वाटर अट्रैक्ट करता है, कीमोट्रॉपिज्म का मतलब होता है जब किसी केमिकल की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, एंड फोटोट्रॉपिज्म मीन्स जब उसको लाइट अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 117 एंड क्वेश्चन नंबर 17 इन बायो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स के लिए कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट व्हाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल, आपको पता होना चाहिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किसके लिए यूज होते हैं, बोथ गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल, ऑडिटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल, एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट। Olfactory receptors detect taste and gustatory receptors detect smell। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा, दैट इज गस्टरेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट व्हाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मेड अप ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो किसका बना हुआ होता है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स का, या तो क्या होंगे बैक्टीरिया या क्लोरोप्लास्ट या वायरसेस या प्रायोन, दैट इज द ओनली ऑप्शन, दैट इज द वायरसेस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज बर्थ हार्मोन, ये आपने सब ने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ऑक्सीटोसिन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज फॉर क्लास 12, इसको आप अच्छे से याद रख लेना, दैट इज द ऑक्सीटोसिन। इसके बाद जो हमारे पास एक और क्वेश्चन, इसको आप पढ़ लीजिए, बिग ट्री फॉल्स इन फॉरेस्ट बट इट्स रूट्स आर स्टिल इन कंटैक्ट विद द सॉइल, द ब्रांचेस ऑफ दिस fallen tree grown up vertically, this happens due to the response, यानी एक ट्री होता है वो गिर जाता है और उसके जो रूट्स होते हैं वो स्टिल सॉइल में होते हैं, लेकिन उसकी जो ब्रांचेस होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती है, यानी स्ट्रेटली अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली वो ग्रो करती है, तो इस टाइम वो किसकी वजह से ग्रो करेंगे, दैट इज वाटर एंड लाइट, वाटर एंड मिनरल्स, ग्रेविटी एंड वाटर, लाइट एंड ग्रेविटी। देखो अगर यहाँ पे ग्रेविटी एंड लाइट होगा तो वहाँ पे वो नीचे भी जा सकता है, लेकिन लाइट की वजह से वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे कौन कौन सा पॉसिबल है, या तो ऑप्शन ए पॉसिबल है या तो ऑप्शन डी पॉसिबल है, दैट इज द ऑप्शन डी, दैट इज दी लाइट एंड ग्रेविटी, क्योंकि उसके जो रूट्स है वो स्टिल किस में है, ग्राउंड में, और वो खुद उसके जो स्टम्स सॉरी उसके जो ब्रांच है वो कहाँ की ओर अपवर्ड मूव करते हैं, दैट फॉर द ब्रांचेस इट विल बी लाइट एंड फॉर द रूट्स इट विल बी ग्रेविटी, दैट इज जियोट्रॉपिज्म। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल्स इन न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का क्वेश्चन है, न्यूरॉन के लिए आपने पढ़ा होगा, न्यूरॉन के लिए बेहतर क्या रहता है, तो बेहतर मतलब उसका
परफेक्ट प्रोसीजर क्या है, उसके जो भी उसके फॉलोइंग पार्ट्स है। तो पहला क्या होता है आपने पढ़ा होगा, पहले होते हैं क्या, डेंड्राइट्स, उसके बाद होता है सेल बॉडी, उसके बाद होता है एक्सॉन, उसके बाद होता है एक्सोनल एंड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 122। मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी इज, किसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, याद होगा आपको, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज अनपेयर्ड, कौन सा अनपेयर्ड होता है, कौन सा ग्लैंड इनमें से अनपेयर्ड होता है, तो कौन सा होता है, दैट इज दी पिट्यूटरी ग्लैंड अनपेयर्ड होता है। टेस्टिस भी पेयर्ड होते हैं, एड्रिनल भी पेयर्ड होते हैं, ओवेरी भी पेयर्ड होते हैं, और पिट्यूटरी ऐसा एक ग्लैंड है जो अनपेयर्ड होता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 इन बायो एंड 124 इन ओवरऑल। द मेन फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन कॉल्ड एब्सिसिक एसिड इज, यानी एब्सिसिक एसिड का मेन फंक्शन क्या होता है, increase length of cells, promote cell division, inhibit growth and promote growth of stem। आई थिंक इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज इनहिबिट ग्रोथ, ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है, दैट इज इनहिबिट ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा दैट इज इन साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डेंड्राइट एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सोनल एंड, axon to cell body of same neuron, cell body to axonal end of same neuron, axonal end of one neuron to the dendrite of another neuron। तो axonal end और dendrite of another neuron, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 126। इसके बाद द मिक्सड ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमंस इज, मिक्सड ग्लैंड हम किसको बोलते हैं, दैट इज द पैनक्रियाटिक ग्लैंड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ग्रोथ हार्मोन को कौन सा इनमें से प्रोड्यूस करता है, कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज दी पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि वही मास्टर ग्लैंड है, सबका मास्टर ग्लैंड वही है बॉडी का। इन न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल टू केमिकल सिग्नल ऑकर्स एट, यानी कहाँ पे होता है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू केमिकल सिग्नल, कहाँ पे वो होता है, दैट इज दी एक्सटर्नल एंड पे वो होता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 129। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ग्लैंड इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन इन फंक्शन, इनमें से कौन सा ग्लैंड ऐसा है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है फंक्शन में, दैट इज द दैट इज द पेनक्रियाज। सो यस दैट इज द पेनक्रियाज। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, a patient of diabetes is not producing, most and most important as well as for the MCQ as well as for the short answer type question। A patient of diabetes is not producing, उसको कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, दैट इज इंसुलिन, इंसुलिन। और ये भी क्वेश्चन आता है व्हाई सम डायबिटिक पेशेंट्स आर ट्रीटेड विद इंसुलिन, तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंसुलिन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस एमोइबा रिप्रोड्यूसेस बाय, यानी ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन जो एमोइबा होता है वो रिप्रोड्यूस किस वजह से होता है, दैट इज दी, गेस करो, मैं इसका आपको आंसर शो करता हूं, दैट इज द बाइनरी फिजन। इन a list of organisms given below which is reproduced by asexual method, इनमें से कौन सा ऐसा है जो किस वजह से प्रोड्यूस होता है, asexual reproduction, that is the only option, that is yeast। डॉग, लाइन और बनाना सब में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वैसे बनाना में पॉलिनेशन होता है, वो भी एक्चुअली सेक्सुअली होता है। हाइड्रा यूजुअली रिप्रोड्यूसेस बाय, तो हाइड्रा कैसे, आपने पढ़ा होगा हाइड्रा कैसे जो है रिप्रोड्यूस करता है, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, रिजनरेशन एंड बडिंग, मल्टीपल फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन, रिजनरेशन। तो कौन सा होता है, ये तो आपको पता है वो किसे ग्रो करता है, दैट इज बडिंग, एंड कौन सा होगा, रिजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, तो कौन सा ऑप्शन होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, कौन सा यूनिसेल्युलर है और किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, बडिंग से प्रोड्यूस होता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पायरोगैरा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 135, ट्यूबेक्टोमी इज कैरीड आउट बाय ब्लॉकिंग द, इनमें से हम किसको ब्लॉक करते हैं जब हमें ट्यूबेक्टोमी करनी होती है, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, ओविडक्ट, यानी ओविडक्ट को हम ब्लॉक करते हैं ड्यूरिंग द ट्यूबेक्टोमी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी जो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होता है रिप्रोडक्टिव स्टेज का, तो पहला क्या होता है, पहला जो होता है दैट इज गैमेट, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर सीडलिंग।
इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, वेरिएशंस ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ, यानी वेरिएशंस कब आते हैं, एसेक्सुअल में तो नहीं आते क्योंकि उसमें क्लून्स बनते हैं। क्लून्स आपको पता होता है जो सिमिलर टू एज दैट ऑफ पेरेंट्स होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल का ही टाइप है और रिजेनरेशन भी एसेक्सुअल का ही टाइप है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज दी सेक्सुअल, जिसकी वजह से इवोल्यूशन भी होता है। दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 138, ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली बाय द, तो कैसे हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द लीफ। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 139, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन ह्यूमन फीमेल व्हेन द स्पर्म्स एंड ओवम रीच साइमल्टेनियसली एट, तो कहाँ पे वो पहुंच जाते हैं, फर्टिलाइजेशन कब ऑकर होती है ह्यूमन बींग्स में, व्हेन स्पर्म एंड ओवम रीच साइमल्टेनियसली एट, यानी कहाँ पे वो कौन सी जगह वो होती है जब फर्टिलाइजेशन होती है, और स्पर्म और ओवम को कहाँ पे उस वक्त पहुंच जाना होता है कि वो वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, दैट इज दी फेलोपियन ट्यूब। और उस फेलोपियन ट्यूब में 3 हिस्से होते हैं, जो वो मिडिल पार्ट पे आता है तो वहीं पे वहां पे फर्टिलाइजेशन ऑकर होती है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगैरा इन्वॉल्व्स, इसका आंसर आप मुझे एक तो क्वेश्चन नंबर 92 और क्वेश्चन नंबर 140, इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप पे बता देना। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना होगा, तभी आपको पीडीएफ मिलेगा। यही दो ऐसे क्वेश्चन थे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मैं आंसर भी बताऊंगा जब आपको पीडीएफ मिलेगा, इसका आंसर वहां पे शोन होगा। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 141 है एंड क्वेश्चन नंबर 41 इन बायो, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम ओवेरी इज कॉल्ड, यानी जब रिलीज ऑफ एग होता है फ्रॉम ओवेरी उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द ओव्यूलेशन, जिसको हम पीरियड साइकिल भी बोलते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन, अभी हमने डिस्कस किया कहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, फैलोपियन ट्यूब में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 143। इसके बाद if normal cell of human body contains 46 pairs of chromosomes, then the number of chromosomes in a sex cell of human being is most likely to be, तो आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज दी 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेक्स सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मोस्ट लाइक टू बी, दैट इज दी, इसका हाफ होगा, दैट इज द 23। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 144 एंड क्वेश्चन नंबर 44 इन बायो, इफ अ नॉर्मल सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, इसका भी आंसर जो होगा दैट इज कॉपी पेस्ट से 2 बार आया हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर दैट इज द ऑप्शन नंबर बी 23। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ दीज इज नॉट ए वेजिटेरियल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स, कौन सा वेजिटेरियल ऑर्गन नहीं है ह्यूमन बींग्स में से, तो दैट इज द गॉल ब्लैडर नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, कुछ ही क्वेश्चन बचे, बस 5 क्वेश्चन बचे हैं इस लेक्चर में। टू पिंक कलर्ड फ्लावर्स ऑन क्रॉसिंग रिजल्टेड इन वन रेड, टू पिंक एंड वन व्हाइट फ्लावर प्रोजेनी, द नेचर ऑफ क्रॉस विल बी, उस टाइम जो नेचर ऑफ क्रॉस होगा वो क्या होगा, दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन। In peas, a pure tall plant is crossed with a pure short plant. The ratio of pure tall to the pure short in F2 generation will be, वहां पे कौन सा रेशो होता है जब हम पहला F1 क्रॉस, जब हम पहला क्रॉस करते हैं, और उसमें F2 जनरेशन में कैसा स्ट्रक्चर होगा, दैट इज 1:1। दो प्योर टॉल होंगे, दो उसमें प्योर शॉर्ट होंगे, तो उसको हम 2:2 आता है, उसी को हम फिर कैंसिलेशन करके बोलते हैं 1:1। क्वेश्चन नंबर 149, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन, फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज अ जीन, फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन, दैट मीन इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन। इसके बाद हमारा आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, द मेल नेस ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, तो किस वजह से हम मेल को डिटरमाइन करते हैं एक्स वाई में से, दैट इज एक्स क्रोम इन जाइकोट, तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, सॉरी वाई, सॉरी एक्स की वजह से जो होती है वो फीमेल होती है, सॉरी फीमेल वाई, एक्स की वजह से होती है, और वाई का कैरेक्टर, वाई क्रोमोसोम किसको डिनोट करता है, दैट इज द मेल कैरेक्टर।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हमारे क्वेश्चन थे आज के 150 क्वेश्चंस, 50 फॉर फिजिक्स, 50 फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स 50 फॉर बायो। तो आपको क्वेश्चन नंबर 92 एंड क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर मुझे व्हाट्सएप पे बताना है, तभी आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। तो तभी मुझे पता चलेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आपने पूरा इसको रिवाइज किया हुआ है। आप मुझे नेक्स्ट बता देना कि आपको किस पे एमसीक्यू चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।